विद्यार्थी मित्रों, आज का वीडियो हमारा होगा आधार वर्ष और पारंपरिक की रीति से सवाल को सॉल्व करने का। इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा हुआ था सूचकांक के बारे में कि सूचकांक किसे कहते हैं। अब पहला टॉपिक हमारा बनता है आधार वर्ष। यहाँ पे इसके पहले बताया गया होगा कि हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक तो होता है चालू वर्ष और दूसरा होता है आधार वर्ष। अब इन दोनों में भी वापस हमारे पास दो दो चीजें होती हैं, एक होता है आधार वर्ष का मूल्य और दूसरी होती है मात्रा। चालू वर्ष में भी वही होता है कि आधार वर्ष और इसके बाद चालू वर्ष का मूल्य और चालू वर्ष की मात्रा। तो आज हम पढ़ेंगे आधार वर्ष के बारे में। आधार वर्ष हम कैसे लिखते हैं या कहां कैसे लिखा जाता है आधार वर्ष। तो आधार वर्ष लिखने के लिए हमें क्या करना होता है कि जो भी वस्तु का मूल्य दिया होता है उसका गत वर्ष का मतलब क्या होता है, उसके पहले का जो हमारा साल है, वर्ष है, उसे लिया जाता है या उसको लिया जाता है। जैसे कि अभी अपने एक उदाहरण से आगे समझेंगे, पहले थोड़ा थ्योरी समझ लेंगे। तो आधार वर्ष में क्या होता है, गत वर्ष लिया जाता है। और इसके बाद जो हमारा पारंपरिक आधार वर्ष होता है उसमें क्या होता है, तो पारंपरिक आधार वर्ष में हमारा होता है कि जो हमारा गत वर्ष होता है, गत वर्ष को ध्यान में नहीं लिया जाता है, गत वर्ष के बाद जो हमारा सूचकांक प्राप्त हुआ होता है उस मूल्य को यहाँ पर क्या लिया जाता है, आधार वर्ष के रूप में लिया जाता है। तो यहाँ पे हमारा क्या लिया जाएगा, ये सूचकांक I बराबर सूत्र होता है हमारा, सूचकांक I बराबर P1 बटे P0 गुणे हो जाएगा हमारा 100, जहां P1 इसके पहले तुम लोगों को बताया गया होगा भाई कि P से क्या होता है, P का मतलब होता है प्राइस, मतलब मूल्य। 1 है तो चालू वर्ष, 0 है तो आधार वर्ष। तो यहाँ पे P1 बराबर लिखा जाएगा चालू वर्ष का मूल्य। क्या लिखा जाएगा, चालू वर्ष का मूल्य लिखा जाएगा। इसके बाद अगर P0 लिखा जाए तो P0 हमारा क्या होता है, आधार वर्ष का मूल्य। क्या लिखा जाएगा, आधार वर्ष का मूल्य। अब यहाँ पे हमारा सूत्र ये बन जाता है I बराबर P1 बटे P0 गुणे क्या हो जाता है, हमारा 100 हो जाता है। ये हमारा सूचकांक I बराबर लिखा जाता है, P1 को चालू वर्ष का मूल्य, P0 को आधार वर्ष का मूल्य कहा जाता है। अभी हमें आधार वर्ष की रीति से जो भी सवाल सॉल्व करना है उसमें इसी सूत्र का प्रयोग किया जाएगा। P1 बटे P0 गुणे क्या हो जाएगा हमारा 100। इसमें हमारा आधार वर्ष जिसको माना जाता है वो फिक्स रखा जाता है। फिक्स का मतलब क्या होता है कि ये जो P0 का मान होगा ये हमारा हमेशा के लिए, यानी जितने भी मूल्य दिए होंगे उन सबके लिए हमारा यहाँ पे जो मान लिखा जाता है वो P0 का सबके लिए होने वाला है। आगे हम उदाहरण देखेंगे। तो इसके आगे जैसे बताया गया था कि अपने को क्या करना है, P0 का मान हमारा फिक्स होगा। फिक्स कैसे होगा, जैसे यहाँ पे हमारा ये 2008 है तो सबसे छोटा मूल्य या सबसे छोटा वर्ष, सबसे पहले का वर्ष हमारा क्या है, 2008। मतलब सबका मूल्य जो है वो किसके हिसाब से बढ़ रहा है, 2008 के हिसाब से बढ़ रहा है। तो अगर हमारा सबका मूल्य जो है 2008 के हिसाब से बढ़ रहा है तो हमें क्या करना है, आधार वर्ष के मूल्य को यानी P0 के मूल्य को कितना लिखा जाएगा, 275 लिखा जाएगा। फिर इसके बाद हमारा 2009 का मूल्य, 2010 का मूल्य, 2011 का मूल्य, 2012 का मूल्य, 2013 का मूल्य, 14 का मूल्य और 15 का मूल्य यहाँ पे हमको दिया गया है।
अचल आधार की विधि से अपने को सूचकांक ज्ञात करना है। इसका सूत्र होता है P1 बटे P0 गुणे 100। इसके बाद हमने ये आगे की लाइन जो बढ़ा के रखी हुई है, ये इसलिए बढ़ा के रखी हुई है क्योंकि इसमें अभी अपने को पारंपरिक आधार की रीति से भी सवाल को सॉल्व करना है, जैसे इसके पहले अभी थ्योरी में बताया गया था। तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले अचल आधार की विधि से सूचकांक की अगर हम गणना करते हैं तो चालू वर्ष भी हमारा 275 है और आधार वर्ष भी हमारा क्या है 275, गुणे क्या करना है 100। अब 275 से 275 तो हमारा कट जाएगा, बचेगा क्या 100 बचेगा। यानी किसी भी अगर हम चाहे पारंपरिक आधार का सूचकांक लिखें या अचल आधार का सूचकांक लिखें, उसमें जो भी मान होता है वो हमारा 100 ही आता है। पहला मूल्य तो सबका सही होना चाहिए। पहला मूल्य अगर ये ना लिखा जाए तो भी डायरेक्ट 100 ही लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम किसी भी वस्तु की कीमत अगर लिखते हैं ना तो उसके पहले वाले साल के लिए, यानी जैसे मान लो अगर किसी भी वस्तु कोई भी वस्तु आई हमारे पास, जो भी वस्तु आएगी उस वस्तु का पहले वर्ष में जो उसकी कीमत होगी, जैसे मान लो ये बोर्ड आया 1000 रुपए का, ये बोर्ड है। अगर ये 2008 में 1000 रुपए का बोर्ड आया तो इसकी 100% कीमत बताई जाएगी। ऐसा नहीं कि 80% कीमत बताई जाए, इसकी पूरी की पूरी कीमत कितनी बताई जाएगी 100%। इसीलिए हमारा जो अचल आधार की विधि से सूचकांक ज्ञात करें या पारंपरिक आधार की विधि से सूचकांक ज्ञात करें, उसके लिए पहला मूल्य हमारा जो आता है वो 100 ही आता है। तो इसके आगे हमने क्या बताया हुआ भाई, चलो 2009 के लिए आते हैं। तो 2009 का मूल्य 284 बटे इसका गत वर्ष का मूल्य क्या है 275, गुणे क्या हो जाएगा 100। अभी आगे हम टोटल करके बताएंगे डिवाइड करके। फिर 2010 के लिए आते हैं। चालू वर्ष का मूल्य हमारा 289 अपन गत वर्ष का मूल्य हमने बता दिया हुआ है। अचल आधार पे फिक्स ही होता है भाई, उसमें मान बदलता नहीं है। तो 275 गुणे क्या हो जाएगा हमारा 100। फिर किसके लिए आए, हमारा 2010 का मूल्य हुआ तो किसके लिए आए 11 के लिए। 2011 का मूल्य हमारा कितना है 293 अपॉन कितना हो जाएगा 275, गुणे क्या हो जाएगा हमारा 100 इक्वल, अभी बाद में लिखवाते हैं। 2012 का मूल्य हमारा कितना है 297 अपॉन कितना हो जाएगा गत वर्ष का मूल्य 275, गुणे क्या हो जाएगा हमारा 100 बराबर हो जाएगा, अभी लिखा जाएगा। फिर 2013 का मूल्य हमारा 313 बटे गत वर्ष का मूल्य 275, गुणे क्या हो जाएगा 100। फिर 2014 का मूल्य चालू वर्ष 328 बटे क्या हो जाएगा 275, गुणे क्या हो जाएगा 100 इक्वल। इसके बाद हमारा आएगा 2015 का मूल्य 345 बटे हमारा क्या हो जाएगा 275, गुणे क्या हो जाएगा 100 इक्वल। अभी हम सारे इक्वल को यहाँ पे लिखना चालू करते हैं। तो देखो यहाँ पे कैलसी में हम 284 बटे 275 करेंगे और गुणे 100 करेंगे तो हमारा आने वाला है 103.28 आएगा। इसके बाद अगला मूल्य हमारा 289 अपॉन 275 करेंगे तो हमारा मूल्य आने वाला है 105.1 105.09 आएगा। फिर 293 अपॉन 75 करेंगे तो 106 पॉइंट आएगा हमारा 54। इसके बाद और आगे करेंगे तो हमारा 297 अपॉन 275 करेंगे इनटू 100 करेंगे तो हमारा आएगा 108। फिर 313 अपॉन 275 इनटू 100 करेंगे तो हमारा आएगा 113.81 आएगा। 328 अपॉन 275 करेंगे तो 119 पॉइंट हमारा आएगा 28 और इसके बाद 345 अपॉन 275 करेंगे तो 125 इनटू 27 लिखा जा सकता है। तो
तो ये हमारा जो था वो अचल आधार की विधि का सूचकांक था। अभी हमें क्या ज्ञात करना है, पारंपरिक आधार की विधि से सूचकांक। अगर हमें पारंपरिक आधार की विधि से सूचकांक लिखना है तो ये मान हमारे बदल जाते हैं। यहाँ पे जो हमने मान ये 275 फिक्स लिख दिया हुआ है, वहां पे फिक्स नहीं लिखा जाता है। तो कितना लिखा जाता है भाई, जैसे ये हमारा 284 के लिए अगर हम बात करते हैं तो इसका गत वर्ष हमारा 275 बनेगा। अगर 289 के लिए मतलब 2010 के लिए बात करेंगे तो इसका गत वर्ष जो बनेगा वो 284 मतलब 2009 बनेगा। इसके पहले हमने पढ़ा हुआ था अचल आधार की विधि से सूचकांक ज्ञात करने के लिए। अभी हम पढ़ेंगे पारंपरिक आधार द्वारा सूचकांक की गणना करने के लिए। तो इसका सूत्र हमारा क्या होता है, चालू वर्ष का चल मूल्य, यानी जैसे हमारा ये चालू वर्ष का मूल्य है 275, तो इसका गत वर्ष भी हमारा 275 ही लिखा जाएगा, क्योंकि जो भी वस्तु थी 2008 के पहले ऐसा कहा जा सकता है वो वस्तु नहीं बनी थी, तो उसका चालू वर्ष और गत वर्ष दोनों हमारा 275 लिखा जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 275 बटे हो जाएगा 275 गुणे क्या हो जाएगा 100। हमने क्या बताया हुआ था कि चाहे अचल आधार की विधि का सवाल हो और चाहे पारंपरिक आधार की विधि का सवाल हो, दोनों का पहला मूल्य हमारा जो लिखा जाता है वो 100 ही लिखा जाता है। इसके बाद हम आते हैं 2009 के लिए। तो 2009 के लिए आते हैं तो 2009 की कीमत मतलब चालू वर्ष का चल मूल्य जो है वो 284 है, अपॉन हो जाएगा बटे इसका गत वर्ष बनेगा 275। कितना बनेगा भाई 275 गुणे क्या हो जाएगा 100। इसके और आगे आते हैं 2010 के लिए। तो 2010 की कीमत हमारी 289 है, अपॉन इसका गत वर्ष जो बनेगा वो 2009 बनेगा। तो 2009 की कीमत हमारी क्या हो जाएगी 284 इंटू हो जाएगा हमारा 100। फिर हमें क्या करना है, हम अभी 2010 के लिए आए थे, अब किसके लिए आए 11 के लिए। तो 11 की कीमत हमारी 2011 की कीमत हमारी या चल मूल्य की कीमत जो है 293 है, अपॉन हो जाएगा हमारा 289 इंटू हो जाएगा 100। फिर हम आते हैं 2012 पे। तो 2012 की चल कीमत हमारी कितनी है 297, अपॉन हो जाएगा हमारा 293 इंटू हो जाएगा 100। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि 297 का गत वर्ष का मूल्य हमारा या 2012 का गत वर्ष का मूल्य जो है 289 है। इसके बाद हम आते हैं 2013 के लिए। तो 2013 की कीमत हमारी 313 है, अपॉन हो जाएगा 297 इंटू हो जाएगा हमारा 100। फिर हम आते हैं 2014 के लिए। तो 2014 की वैल्यू हुई 328, अपॉन हो जाएगा इसका गत वर्ष का मूल्य हमारा 313 है, 313 इंटू हो जाएगा हमारा 100। फिर हम 2015 के लिए आते हैं। तो 2015 की वैल्यू हमारी 345 है, अपॉन हो जाएगा गत वर्ष का मूल्य हमारा क्या है 328 इंटू हो जाएगा हमारा 100। यहाँ पे कितनी वैल्यू लिखी गई है भाई 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 वैल्यू लिखी हुई है, मतलब अपने अभी तक जो काम किए हुए हैं वो कंप्लीट है। इसके बाद हम अगली वैल्यू लिखते हैं। तो 284 अपॉन 275 इंटू 100 करोगे तो हमारी वैल्यू आने वाली है 103.27 आने वाला है। इसके बाद अगर हम 289 अपॉन 284 करते हैं, डिवाइड करेंगे तो 101 पॉइंट हमारा आएगा 101.76 आएगा। 293 अपॉन 289 अगर हम करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारी आने वाली है 101.38 आएगा। इसके बाद 297 अपॉन 293 करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारी 101 पॉइंट हमारा आएगा 37।
इसके बाद 313/297 अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारा आएगा 105 पॉइंट यानी 105 पॉइंट आएगा हमारा 39। इसके बाद 328/313 अगर करने वाले हैं डिवाइड करेंगे तो हमारा 104.79 यानी 140.79 आएगा। इसके बाद 345/328 को डिवाइड करेंगे और 100 का मल्टीप्लाई तो 105.18 आएगा, मतलब 105.18 आने वाला है। तो आज हम दो विधि से सवालों को सॉल्व करने के लिए समझे, एक तो अचल आधार की विधि से और दूसरी क्या है, पारंपरिक आधार की विधि। अचल आधार की विधि में आधार वर्ष जो होता है वो सब में आधार वर्ष का मूल्य जो होता है वो सब में एक जैसा लिखा जाता है, और पारंपरिक आधार की विधि में हमारे गत वर्ष का मूल्य लिखा जाता है। तो इस प्रश्नावली के अंदर ऐसे हमारे कई सवाल हैं। प्रश्नावली 1.1 के अंदर ऐसे कई सवाल हैं, उसमें तीन चीजें पूछी गई हैं। एक तो औसत चल भी पूछा गया है, लेकिन औसत चल अभी यहाँ पे हम बताए नहीं हैं। तो केवल और केवल इस प्रश्नावली से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं तो उसके लिए अपने को ज्ञात करना है अचल आधार की विधि और पारंपरिक आधार की विधि। और अगले वीडियो में बताया जाएगा हमारा कि औसत चल के बारे में अगली वीडियो में बताया जाएगा।